हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका नाम है। और जो इसका आज अपने लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब लास्ट टॉपिक है अपने चैप्टर का आज, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की आपको क्या करनी है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्लेस किया हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आज जो पहले अपना टॉपिक था उसमें अपने क्या करना था, उसमें ओनली चार्ज, एक चार्ज आपको सिंगल चार्ज था, उसकी क्या करनी थी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी। ठीक है, जब आप उसको क्या करते हो, किसी दूसरे चार्ज के पास लाते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हो। तो वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपने किसी डाइपोल को लाएं तो उस पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी या जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपको पता है एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो वो कितना वर्क डन होगा उसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका टॉपिक है आज। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ये आपने बहुत पढ़ लिया इस चैप्टर में। ये सारा पोटेंशियल एनर्जी पर ही बेस्ड है कि आपको क्या करते हो, आप किसी ऑब्जेक्ट पर, या ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे क्या आ जाता है, चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो अपने वर्क डन करते हैं वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वही अपने यहाँ पे कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब अपने क्या करते हैं, इनफाइनाइट से उठा के और कहाँ तक लाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसे अपने क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इनफाइनाइट से लेके और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने तक जो वर्क डन अपने को करना पड़ता है वही क्या बन जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या डायग्राम के थ्रू इसको अपने शो किया है कि ये इनफाइनाइट वाला पॉइंट है। यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी उठाया। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा है, इस पे तो -q चार्ज प्लेस है और इस पे आपने +q चार्ज प्लेस किया हुआ है। ये देखो, ये स्टैंडर्ड होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। लेफ्ट हैंड साइड आप -q रखते हो, राइट हैंड साइड +q आप चार्ज इस पे प्लेस करते हो। ज़्यादातर ऐसे ही मिलेगा आपको, जो आपकी बुक है उसमें ऐसी है, ज़्यादातर बुक्स में, लगभग सभी बुक्स में ऐसा ही होता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड है, मतलब इसको ऐसे ही लिखते हैं अपने। ठीक है, एक परंपरा बन जाती है ना, वो चीज़ है ये। तो -q और +q चार्ज प्लेस किए हुए हैं। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले आपने इनफाइनाइट पर रखा हुआ है और इनफाइनाइट से उठा के, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है और इसमें आप क्या करवा रहे हो, इसको एंटर करवा रहे हो, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, तो इसको लाने में जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन ही क्या बन जाएगा, इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी यहाँ पर। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पे जो थ्योरी है वो देख लेते हैं कि लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका नाम क्या है, ए बी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम है, विच इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। यानी इसको अपने इनफाइनाइट से उठा के और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में लेके आते हैं, सच दैट ड्यूरिंग होल मूव, यानी कि पूरे मूव के दौरान क्या हो, डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर ऑलवेज रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। यानी जो पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट है वो ई वेक्टर की डायरेक्शन में ही हो। तो अब एक चीज मुझे आप ये बता दो पहले कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, तो वीडियो पे यूज करके आप ये सोचो कि डाइपोल मोमेंट होता क्या चीज़ है। तो डाइपोल मोमेंट मैं बता देता हूँ कि डाइपोल मोमेंट होता है कि जब आपके पास कोई डाइपोल है तो डाइपोल के एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनटू में दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उनके मल्टीप्लाई को ही अपने क्या बोल देते हैं, डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं। और इसको अपने स्मॉल पी से शो करते हैं। मैं इसको कैपिटली लिख देता हूँ। ठीक है, मेरी आदत ही ऐसी बनी हुई है, आप इसको स्मॉल पी लिखना। तो स्मॉल पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है, क्यू इंटू 2a, और 2a के ऊपर भी वेक्टर लगाते हैं और p वेक्टर, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे लेते हैं, वो भी आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताई थी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q टू +q चार्ज लेते हैं अपने, -q से +q चार्ज की तरफ अपने क्या करते हैं, इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यानी p वेक्टर की डायरेक्शन को लेते हैं। तो अपने को क्या करना है, जो डाइपोल को उठा के इनफाइनाइट से और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, तो वो डाइपोल आपका ऐसे हो कि आपका जो p वेक्टर है और e वेक्टर है ये दोनों क्या हो, एक ही डायरेक्शन में रहे। मतलब e वेक्टर भी ऐसे है तो p वेक्टर भी आपका ऐसे ही रहे। तो p वेक्टर आपका ऐसे तब रहेगा जब इधर तो आपके पास -q चार्ज और इधर क्या हो, +q चार्ज हो, क्योंकि -टू प्लस इसकी डायरेक्शन होती है और यही क्या है, e वेक्टर की डायरेक्शन है आपके पास। तो ऐसे उठा के लाते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वर्क्स अपोजिट ऑफ ई वेक्टर एंड ऑन प्लस क्यू चार्ज फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। अब इस लाइन का मतलब आप समझो क्या है कि जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया आपने इसको मतलब लेके आए, तो इस पे जो माइनस क्यू चार्ज है इस पे क्या होगा, जो फोर्स होगा वो माइनस क्यू ही वर्क करेगा। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर फोर्स वर्क करेगा। तो इसकी डायरेक्शन इस ई वेक्टर की इस एफ वेक्टर के इस एफ वेक्टर की डायरेक्शन इस ई वेक्टर के अपोजिट होगी। तो ई वेक्टर जब आपका इस डायरेक्शन में है तो एफ वेक्टर आपका ये बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी माइनस क्यू चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा जो फोर्स होगा। ठीक है, और जो प्लस क्यू चार्ज है इस पे जो फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वर्क करेगा। मतलब इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे ही इस पे फोर्स लगेगा। तो ये दो फोर्स इस पे वर्क कर रहे हैं और दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पे नेट फोर्स कहूँ तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा, तो नेट फोर्स जीरो है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन भी जीरो होगा। तो आप तो कहोगे भी सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी अपने निकालेंगे इसकी, जीरो नहीं होती है। जो इसका वर्क डन है फोर्स जीरो टोटल नहीं होते। अब देखो कि आपको वैसे वर्क डन जीरो होता है, लेकिन कब होगा ये वर्क डन जीरो। अब आप क्या करते हो कि जब आप इसको, अब इस चीज़ को सबसे पहले आप समझ लो, यानी अगर ये चीज़ आपके समझ आ गई ना तो फिर आप क्या है इसको आसानी से कर सकते हो। तो अब देखो आप जब इसको क्या करोगे, यहाँ इनफाइनाइट से चला के और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लाओगे तो देखो माइनस क्यू जो चार्ज होगा उस पे फोर्स इस साइड वर्क करेगा, मतलब ये खुद अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के लिए। लेकिन जो प्लस क्यू चार्ज है आपके पास, प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स वर्क करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा। तो ये वाला जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो एक चार्ज तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाने की ट्राई कर रहा है, और एक चार्ज जो आपके पास है वो बाहर जाने की ट्राई कर रहा है। मतलब वो तो क्या हो रहा है, एक चार्ज तो अट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और दूसरा क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। तो मतलब एक इस साइड में जाएगा और एक इस साइड में जाएगा। तो मतलब अब जब तक आपका जो ये वाला डाइपोल है ये बाहर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, बाहर है, तब तक तो आपका जो माइनस क्यू है ये अट्रैक्ट होता रहेगा और प्लस क्यू रिपेल होता रहेगा। तो नेट फोर्स जीरो, तो नेट वर्क डन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ओनली बाहर जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रहेगा तब तक इसका जो वर्क डन है वो जीरो रहेगा। ठीक है, जीरो क्यों रहेगा, क्योंकि इस पे फोर्स क्या है, नेट जीरो है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप ये देखो कि जब आपका मान लो ये बाउंड्री है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है, तो जब इसमें आप इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे लेके आओगे, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन सा चार्ज पहले एंटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो माइनस क्यू चार्ज पहले एंटर होगा। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज जब यहां तक पहुंच जाएगा पूरी 2a डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके और इस बाउंड्री की जो डिस्टेंस है 2a, मतलब माइनस क्यू चार्ज जब आपका यहां पहुंच जाएगा तब आपका प्लस क्यू चार्ज यहां पे एंटर करेगा, क्योंकि वो पीछे है। अब अगर मान लो इसको वैसे समझे अपने, तो एक छड़ी आपके पास लंबी छड़ी है, तो उसका एक साइड आपने माइनस क्यू रख रखा है और एक प्लस क्यू रख रखा है एक साइड। तो अब माइनस क्यू वाली साइड आपकी आगे है और प्लस क्यू साइड वाली से आपने पकड़ रखा है उस छड़ी को। तो जब आप उसको मान लो एक गेट से आप अंदर आ रहे हो छड़ी को लेके, तो बताओ आगे वाला इससे ही पहले अंदर जाएगा। तो आगे वाला जाएगा तो मतलब यहाँ पे प्लस माइनस क्यू चार्ज आपका पहले एंटर कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और प्लस क्यू चार्ज आपका तब एंटर करेगा जब पूरी छड़ी अंदर आ जाएगी, लास्ट में प्लस क्यू चार्ज आपका एंटर करेगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि माइनस क्यू चार्ज जब आपका 2a डिस्टेंस कवर कर लेगा तब प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, यहाँ पे एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस क्यू चार्ज पे पहले फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जब प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा तो तब दोनों चार्जेस पर फोर्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो माइनस पर इस साइड लगना स्टार्ट हो जाएगा और प्लस पर इस साइड। लेकिन जितना टाइम आपका प्लस क्यू चार्ज बाहर रहेगा उतना टाइम इस पे तो फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, लेकिन माइनस क्यू चार्ज पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो मतलब ओनली माइनस क्यू चार्ज ही यहाँ पे मूव आगे करेगा, वही क्या होगा, वही वर्क डन करेगा।
तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है कि बट इन इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज एंटर्स फर्स्ट एंड आफ्टर ट्रेवलिंग टू ए डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी प्लस क्यू चार्ज एंटर करता है। सो माइनस क्यू चार्ज ट्रेवल डिस्टेंस टू ए मोर देन प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू के कंपैरिजन में माइनस क्यू चार्ज जब वो टू ए डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है, फिर प्लस क्यू चार्ज आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। तो जो नेटवर्क डन होगा इस पे देखो, जब दोनों चार्ज एंटर होंगे तब तो उस पे दोनों पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक आपका ओनली एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था और दूसरा बाहर था, तो एक पर ही वर्क लग रहा था, तो वो चार्ज खुद क्या कर रहा था, खींच रहा था। मतलब एक आपके पास एक इस तरह से छड़ी थी और उस छड़ी के आगे वाले हिस्से पर माइनस क्यू चार्ज था और पीछे वाले पर प्लस क्यू चार्ज था। मान लो ये पीछे वाला ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था आपके पास, ठीक है। तो अब ओनली जब इलेक्ट्रिक फील्ड की ये बाउंड्री है, तो यहाँ पर ओनली माइनस क्यू चार्ज पर ही फोर्स लग रहा है इस साइड, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ही है। तो जब बाहर है तो अब माइनस क्यू चार्ज ही ओनली वर्क करेगा और इसको अंदर खींचेगा, ठीक है, ऐसे धक्के से खींच के लाएगा उसको। तो जब धक्के से खींच के लाएगा तो माइनस क्यू चार्ज ही यहाँ पे अलग वर्क करेगा। तो वर्क डन अपने क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स माइनस क्यू चार्ज पे माइनस क्यू ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 2a आपके पास, तो W इज इक्वल टू माइनस पी ई लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि Q और इंटू 2a, तो Q इंटू 2a आपके पास P बन जाता है, यानी क्या बन जाता है, आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाता है। तो W इज इक्वल टू माइनस पी ई आ रहा है। तो ये अपने पास बात सही भी है कि जो आपका वर्क डन है वो माइनस का आ रहा है। तो माइनस का वर्क डन आपके पास कब आता है, माइनस का वर्क डन तब आता है जब आपका क्या हो, चार्ज खुद वर्क कर रहा हो। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज खुद खींच के ला रहा है पूरे डाइपोल को, तो इस कारण जो आपका वर्क डन है वो माइनस क्यू चार्ज के कारण माइनस आ रहा है, यानी आपका चार्ज खुद वर्क कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो मतलब यही वर्क डन क्या बन जाएगा, इस चार्ज की या डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है उस जो आपके पास डाइपोल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी ई बन रही है, ठीक है, माइनस पी ई आपके पास आ रही है। नाउ द एडिशनल वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू एंगल थीटा। अब ये चीज़ क्या आ गई भाई, ये क्या पंगा पड़ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ली थी। अब आपको अगर ये कह दें भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपको उठा के और क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठाना है और उसको उठा के देखो माइनस इनफाइनाइट से, और आपको यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको थीटा रोटेट कर देना है, ठीक है, थीटा क्या कर देना है, इसको रोटेट करना है। मतलब इनफाइनाइट से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए, फिर इसको रोटेट कर दिया, तो इसमें आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो आप जब इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाए तो वो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन आपके पास है, और जब आप इस डाइपोल को थीटा एंगल रोटेट करते हो वो वर्क डन भी आपके पास है, यानी वो पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास है, और वो कितनी होती है वो आपने कल वैल्यू निकाली थी, ठीक है। क्या वैल्यू निकाली थी वो देखो आपके पास क्या है कि नाउ द एडिशनल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम दिस पोजीशन टू एंगल थीटा, थीटा एंगल तक उसे रोटेट करने में कितना उसको वर्क डन अपने को करना पड़ेगा डाइपोल को, ठीक है। तो अब देखो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, U2 आपके पास PE1 माइनस कोस थीटा, यानी आपका डाइपोल ऐसे पड़ा था और उसको थीटा एंगल से आपने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो PE1 माइनस कोस थीटा कल आपने फॉर्मूला निकाला था ये वाला, तो ये वर्क डन आ जाएगा या पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी थीटा रोटेट करने में। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, किसकी पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल को इनफाइनाइट से लेके और थीटा एंगल तक रोटेट करने की। तो इनफाइनाइट से पहले क्या करना है आपको, जो पैरेलल वाली पोजीशन है वो पोटेंशियल एनर्जी, फिर थीटा रोटेट वाली दोनों को ऐड कर देना होगा, तो वो आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी किसी डाइपोल को थीटा एंगल से रोटेट करने में। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, तो U1 का मान आपके पास माइनस पी और U2 का मान PE1 माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो U इज इक्वल टू माइनस पी प्लस पी और माइनस पी कोस थीटा, कैसे, इस P को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया
तो माइनस पी ई से प्लस पी ई कैंसिल यहाँ पे, तो आपके पास माइनस पी ई कोस थीटा बचेगा। तो वो यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा, या फिर आप कह सकते हो यू इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये इसकी क्या है, वेक्टर फॉर्म मैंने लिखी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो दो वेक्टर्स का तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी आती है, तो वो स्केलर क्वांटिटी आपके पास एनर्जी आ रही है। और जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे तो आपके पास यही आएगा। तो अपने इसको रिवर्स कर दिया, विद कोस थीटा को किस में चेंज कर दिया आपने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है वो आ चुका है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास स्पेशल केसेस। तो इसमें जो पहला केस है वो क्या है आपके पास कि इफ द डाइपोल इज अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब आपका जो डाइपोल है आपने उसको उठा के और बिल्कुल सीधा रख दिया, जिस डायरेक्शन में आपका ई है उसी डायरेक्शन में आपका पी है, मतलब एक सीधी लाइन में ही है, दोनों एक ही लाइन पर है। ठीक है, तो तब आपके पास जो एनर्जी आ जाएगी वो क्या आएगी, यू इज इक्वल टू माइनस पी कोस 0 माइनस पी ई, जो आपने ऊपर निकाली थी। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जो पी डॉट ई वाला फॉर्मूला यानी पी कोस थीटा वाला फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। तो यहाँ पे एक चीज बच्चों ये ऐड और हुई है कि एनर्जी मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या चीज़ है। तो आपको देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू 0 से भी छोटी होती है, तो छोटी होती है तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की अब कम से कम वैल्यू है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की मिनिमम एनर्जी होती है तो वो स्टेबल ज़्यादा रहता है, तो तभी इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि एक बच्चा है मान लो, तो वो बच्चा क्या होता है, मान लो सुबह सुबह जब वो उठता है ना, खाता पीता है, तो उसके बाद उसमें एनर्जी आ जाती है, तो वो खूब भाग दौड़ करता है, इधर उधर भागता है, शरारतें करता है, सब कुछ करता है। लेकिन उसके बाद जब वो थक जाता है तो तब उसकी एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी, मतलब वो लोएस्ट एनर्जी की स्टेट में आ गया, तो थक के वो क्या हो जाता है, सो जाता है। तो प्रकृति का ये नेचर का रूल है कि जो आपके पास इस यानी कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट क्या होगा जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी वो उतना ही स्टेबल होगा, मतलब आराम करेगा। वो जब अपने थके हुए होते हैं तो तब स्टेबल ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब एनर्जी फुल होती है अपने में तो इधर उधर ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लगती है कि जब आपका डाइपोल को क्या करते हो आप, जब आपका इस पोजीशन में होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली पोजीशन में, तो उसकी एनर्जी मिनिमम रहती है, मतलब वो स्टेबल रहता है। तो तभी अपने ऊपर एक लाइन लिखी थी जो यहाँ पे लिखी थी कि आपको क्या करना है कि जब आप डाइपोल को मूव करवा रहे हो तो वही है कि द ड्यूरिंग होल मूव डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इज ऑलवेज रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए जब आप इनफाइनाइट से उठा के और डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो। तो वो डाइपोल की यानी कि वो आपके पास सेम क्यों होनी चाहिए उनकी डायरेक्शन, क्योंकि तब डाइपोल स्टेबल होता है, वो ज़्यादा अपोज नहीं करता, आराम से आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो इस कारण क्या है कि अपने उसको यानी कि दोनों की डायरेक्शन को सेम रखते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, कई बार पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि राइट विच इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होगी, तो आपको नीचे 4 एंगल दे देंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो आपको 0 डिग्री वाली पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका डाइपोल, इफ डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी थीटा 90 डिग्री हो, पी और ई के बिटवीन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो तब आपके पास यू की वैल्यू 0 आ जाती है। अब क्यों आती है, देखो जब आपका डाइपोल इस पोजीशन में था, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है आपके पास और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो तब इसकी एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई है। ठीक है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा उधर लिखता हूँ, माइनस पी ई यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, माइनस पी ई है। अब आप इसको क्या करते हो, रोटेट करके और 90 डिग्री के एंगल पर ले आते हो। तो जब आपको डाइपोल को रोटेट करना पड़ता है तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, मतलब आप खुद वर्क करोगे और आपके द्वारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब इस पे आप जो वर्क करोगे ना, वो इसको 90 डिग्री रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वो प्लस पी ई के इक्वल होगा। तो टोटल वर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब 0 होगी पोटेंशियल एनर्जी।
अब अगर आप इसको 90 डिग्री और रोटेट कर देते हो तो मतलब आप इस पे जीरो तो इसकी पहले से एनर्जी और पी ई एनर्जी इसको और दे देते हो। ये एनर्जी कैसे लिख रहा हूं मैं, जो कल टॉपिक किया तो उसी के बेसिस पे लिख रहा हूं, ठीक है। कि 90 डिग्री से आप जब इसको 180 डिग्री पर लाते हो तो तब इसकी एनर्जी क्या बन जाएगी, पी ई बन जाएगी फिर से। तो वही चीज है कि लास्ट जो पॉइंट है इसमें कि इफ डाइपोल मोमेंट मेक्स एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, यानी ई वेक्टर के साथ क्या हो 180 डिग्री के एंगल बनाए, तो इस टाइम क्या होगा, जो इसकी पोजीशन होगी इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों होगी मैक्सिमम, देखो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन ये थी, प्लस क्यू चार्ज आपका यहाँ पे था और माइनस क्यू यहाँ पे था। अब आपने इसको बिल्कुल रोटेट करके क्या कर दिया, जो आपका प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ पे ला दिया और माइनस क्यू चार्ज वो यहाँ पे, लेकिन प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगता है और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगता है, ऐसे ही लगता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मतलब माइनस क्यू चार्ज आपका इस प्लस क्यू की जगह पे आना चाहता होता है और प्लस क्यू इस माइनस क्यू की जगह पे आना चाहता है। तो तभी ऊपर वाली जो कंडीशन थी वो तो थी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, और 180 डिग्री वाली में एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव आ रही है आपके पास, पी ई आ रही है, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहेंगे। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने, जो एमसीक्यू रह गए वेरी शॉर्ट रह गए, शॉर्ट रह गए, और न्यूमेरिकल्स इसके सारे ही पढ़े हैं। तो आपको अभी ये काम करना है कि आज ये टॉपिक करके, और जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या कोई भी क्वेश्चंस बचे पड़े हैं आपके पास, वो सारे क्वेश्चंस आप आज करने की ट्राई करो। नेक्स्ट अपने वीडियो कल मैं आपके पास लेके आऊँगा जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एक रिक्वेस्ट आपको और करनी थी भी, वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो। जब मैं वॉच टाइम देखता हूँ ना, तो मेरे मन में दो ही चीज़ें जाती हैं कि या तो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे या डाउनलोड करके देख रहे हैं। ये आपकी एक आदत होती है डाउनलोड करके देखना। तो देखो डाउनलोड करने में आपको तो कोई नुकसान नहीं है, आपको तो ऐसे होता है कि हाँ हमें बार बार डाटा नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डाउनलोड मत किया करो, उससे मुझे नुकसान होता है, ठीक है। आपको देखो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, सारा सिलेबस मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ऐसा अगर आपको सिलेबस कोचिंग क्लासेस में करना हो तो 6,000 रुपये आपकी फ़ीस लग जाएगी, 6-7 हज़ार रुपये, ठीक है। तो 6-7 हज़ार रुपया, जब आपको वो 6-7 हज़ार रुपये वाली चीज़ फ्री में मिल रही है, आपको करना क्या है, मेरी सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ इतनी चीज़ करनी है कि वीडियो को आप एक बार ऑनलाइन ज़रूर देखा करो। डाउनलोड कर लो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं भी डाउनलोड कर लिया और यूट्यूब पर देखा ही नहीं, तो बेटा उससे मुझे लॉस होता है, मैं आपको डायरेक्ट कहता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब देखो, आपको तो कुछ नहीं पे करना पड़ रहा, आपको तो बस वीडियो देखनी है, पे तो मुझे यूट्यूब वाले करेंगे। तो ऐसे तो एनी भी मैं, आप अगर एक वीडियो देख लोगे तो सर आपके बहुत अमीर बन जाएंगे। मैं अगर इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, अपना इतना टाइम निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी ये रिक्वेस्ट मान लो कि वीडियो है जो आप ऑनलाइन देखा करो, उसको एक बार तो ज़रूर देखा करो। और वैसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ऑनलाइन ही देखा करो, आप डाउनलोड मत किया करो, ठीक है। तो जिससे मुझे सपोर्ट मिलती रहेगी। अगर मान लो कि ऐसा ही आ रहा, इंग्लिश मीडियम की वीडियो जब मैं देखता हूँ तो 25-30 मिनट का वॉच टाइम आता है, व्यू होते हैं 50 और वॉच टाइम आता है 30 मिनट का, तो उससे मुझे बहुत ही डीमोटिवेशन मिलता है। मतलब बच्चे वीडियो खोलते तो हैं, या तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं या देखते ही नहीं हैं। तो ऐसा प्लीज़ मत करो आप मेरे साथ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देखो मुझे डीमोटिवेट हो जाऊंगा मैं, और हो सकता है कि आपको वीडियो ना मिले या कुछ और, फिर मुझे ऐसे लगेगा भी मैं क्यों माथा मारूँ इतना जब मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको पता है कि हर एक टीचर फ़ायदे के लिए करता है ऐसा। फ़ायदा आपको ऐसे अभी टीचर्स तो क्या करते हैं, ऐप बना लेते हैं अपनी और उस ऐप में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ऐप इस कारण ही बनाते हैं कि वहाँ पे उनको फ़ायदा होता है, बच्चों को ऑनलाइन वीडियो देखनी पड़ती है। तो मैं तो वो चीज़ भी नहीं कर रहा आपके साथ और सारा सिलेबस में आपको इतनी एक्सप्लेन करके सब क्वेश्चन करवा के सारा कुछ करवा के कर रहा हूँ। तो आप इतनी सपोर्ट तो कर ही सकते हो। प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर ही देखा करो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।